मित्रों नमस्कार, मैं रमन कुमार। आज मैं लेकर आया हूँ संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित अगला वीडियो। तो आज हम बात करते हैं तीसरी वीडियो में संस्कृत के साहित्य का विकास के चरण। तो संस्कृत के साहित्य के विकास को हम 4 चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण आता है वैदिक साहित्य, दूसरा चरण है रामायण महाभारत, तीसरा है मध्यवर्ती संस्कृत साहित्य और चौथा चरण है आधुनिक संस्कृत साहित्य। तो शास्त्र ग्रंथों की रचना सभी चरणों में होती रही थी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इन चरणों का काल निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इन चरणों का काल भी 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला है वैदिक साहित्य, जिसका समय माना गया है 6000 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व। 6000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, तो इसको वैदिक साहित्य का काल माना गया है। दूसरा काल है रामायण व महाभारत, जो 800 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व माना गया है। तो रामायण महाभारत का समय है 800 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। तीसरा प्रकार है मध्यवर्ती संस्कृत साहित्य, जिसका समय है 300 ईसा पूर्व से 1784 ईस्वी तक। तो 300 ईसा पूर्व से 1784 ईस्वी तक मध्यवर्ती संस्कृत साहित्य का काल माना गया है। तो इस समय में महाकाव्य, नाटक, खंडकाव्य आदि विधाओं के सरल और अलंकृत ग्रंथ लिखे गए। तो इस प्रकार से, और चौथा अंतिम काल है आधुनिक काल, जो अब तक है। तो इसका समय है 1784 ईस्वी से वर्तमान तक, आज तक। तो इसका समय माना गया। तो मित्रों, इस प्रकार से ये 4 प्रकार यहाँ पर बांटे गए हैं। वैदिक और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर रहा है? जो संस्कृत का वैदिक और लौकिक जो 2 प्रकार माने गए हैं, लौकिक साहित्य और वैदिक साहित्य, इसमें क्या भेद है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। संस्कृत भाषा के वैदिक रूप में सभी वेदों की संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद ग्रंथ लिखे गए। इसके लौकिक रूपों में वेदों का उपयोग बतलाने वाले वेदांग ग्रंथ लिखे गए। वेदांग के बाद रामायण, महाभारत, नाटक, काव्य, कथा साहित्य, आयुर्वेदिक आदि से संबंधित ग्रंथों की रचना विभिन्न कालों में हुई। वैदिक संस्कृत में मुख्यतः धर्म प्रधान साहित्य की रचना हुई, जिसका उपयोग यज्ञ आदि में होता था। और लौकिक संस्कृत जीवन के अन्य अनेक पक्ष भी इसमें मिलते हैं। तो वैदिक संस्कृत का प्रारंभ तो पद से ही हुआ है, किंतु धीरे धीरे गद्य का भी साम्राज्य छाता गया। लौकिक संस्कृत में पुनः पद की प्रतिष्ठा हुई और गद्य की रचनाएं भी हुई, लेकिन गद्य रचना सीमित हो गया, क्योंकि गद्य लिखना कठिन माना जाने लगा। तो भाषा की दृष्टि से वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत से बहुत भिन्न है, किंतु यह भिन्नता ऐसी नहीं है जैसी संस्कृत और प्राकृत में है। संस्कृत और प्राकृत में ध्वनिगत अंतर का प्राचुर्य है, जबकि वैदिक और लौकिक संस्कृत में ध्वनिगत अंतर बहुत कम, मामूली यानी शून्य है। आधुनिक आर्य भाषाओं में संस्कृत का घनिष्ठ संबंध है। तो ऊपर कहा गया है कि संस्कृत भाषा से ही प्राकृतिक भाषाओं का विकास होगा, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है। ये भाषाएं जनसामान्य में प्रचलित हुई। संस्कृत नाटकों में भी इनका प्रयोग कुछ पात्रों को संवाद के रूप में होने लगा। स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे गए, जिनमें काव्यों की संख्या अधिक थी। तो इस तरह से धीरे धीरे संस्कृत का विकास हो गया। प्राकृत भाषा थी जो महाराष्ट्री, सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी तथा पैशाची, ये मुख्य भेद प्राकृतिक भाषा के हैं, जबकि उपभेदों की संख्या अधिक रही है। तो इस तरह से संस्कृत भाषा का विकास होता गया। तो इस प्रकार से शास्त्रीय विचार विमर्श के लिए संस्कृत का आश्रय लेना पड़ा मुगल काल में, क्योंकि मुगल काल में जो संस्कृत का बोलबाला था, मुगल काल भी अछूता नहीं रहा।
पाषाणों, ताम्रपत्रों आदि में जो अंकित अभिलेख है संस्कृत में ही है। चीन यात्री हुइन सांग के अनुसार बौद्ध लोग सामान्य वाद विवाद में संस्कृत का ही प्रयोग करते थे। तो दिल्ली सल्तनत के समय भी अनेक संस्कृत अभिलेख किसी लोक कल्याण कार्य के स्मारक के रूप में लिखे गए। भारत के दक्षिण पूर्वी उपनिवेशों में 14वीं शताब्दी ईस्वी तक राजभाषा के रूप में संस्कृत का प्रचलन था। वहाँ के संस्कृत अभिलेख इसे प्रमाणित करते हैं। तो इस तरह से साहित्य रचना के क्षेत्र में वर्तमान युग भी संस्कृत का वास्तविक स्वर्ण युग कहा जा सकता है। तो अगले जो मोस्ट बिंदु हैं जो मैंने बताया, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।